हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही ये पार्ट है, स्फीयर का टॉपिक है और मैंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बाइफरगेट किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक बात को बता के चलूँगा, ठीक है। तो स्फीयर का टॉपिक है, बेसिकली स्फीयर्स को मैंने बाइफरगेट कर दिया 4 पार्ट में। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वो जो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, और जो थिन स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल, वो भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करती है, थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। स्फेरिकल शेल भी आप इसी में बोल सकते हो, स्फेरिकल शेल, ठीक है, थिन वाली, थिन, ठीक है। कंडक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो मेरे पास है होलो कंडक्टिंग, एक है सॉलिड कंडक्टिंग और एक है होलो नॉन कंडक्टिंग। ये तीन है ना, जो इन तीनों की वैल्यू एक ही निकलेगी, तो इसलिए मैं इन तीनों को एक में ही सोल्व करके बता दूंगा आपको। इनकी खूबसूरती क्या है, अब एक बात बताओ, ये कोई स्फीयर है, अब ये होलो है, होलो है कंडक्टिंग, तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो कहाँ मिलेगा, इसकी सरफेस पे रिसाइड्स करेगा। तो चार्ज विल रिसाइड्स द आउटर सरफेस। अगर ये होता सॉलिड कंडक्टिंग, अगर ये सॉलिड होता लेकिन कंडक्टिंग होता, तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर मैं कंडक्टर के अंदर चार्ज रखता हूँ तो ठीक उतना ही चार्ज उसकी सरफेस पे डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब अंदर चार्ज उसके होता ही नहीं, तो इसका मतलब इसके लिए भी यही कंडीशन होल्ड करता है। और उसके बाद आ गया होलो नॉन कंडक्टिंग। अब है तो होलो, अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब मैटर तो उसकी सर्कमफेरेंस पे ही तो है, सरफेस तो है ना उसका, तो इसका मतलब इसमें भी चार्ज कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। तो इन तीनों के केसेस में, इन तीनों के केस में अगर मैं बात करूँ तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, और उसके लिए यहाँ पे डिफाइन की जाएगी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। जब चार्ज सरफेस पे एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें डिफाइन की जाती है। ओके, ठीक है। अब बात आती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए ये अलग केस रहेगा हमारे लिए। इसमें चार्ज कहाँ, अंदर भी होगा और सरफेस पे भी होगा, उसके लिए मुझे अलग से बताना पड़ेगा। यानी कि ये जो दिखने में आपको 4 या 5 दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेसिकली 2 पैरामीटर है। इन सभी का कंसेप्ट एक होगा, इसका कंसेप्ट है वो अलग होगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो इनसाइड द कंडक्टर भी है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग वाला है, इस पर सरफेस पे भी है और इसके पूरे के अंदर है चार्ज। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, सिग्मा की रो, इसके लिए रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब आएगा, ये आ जाएगा। अब मुझे इसमें बताना क्या है आपको, अगर मैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन लेके चलूँ तो केवल मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होगी आपको, ओनली वी हैव टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको पूरा पैरामीटर पता लग जाए। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सुन लो ध्यान से, या तो इन तीनों की बात कर लो या इसकी। तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मान लो ये है, अब ये इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट ले लिए यहाँ पे, एक यहाँ ले लिया और एक बाहर ले लिया, मान लो ये a है, ये b है, इसमें भी यहाँ पे एक a ले लेता हूँ, एक b ले लेता हूँ। अब मुझे क्या बताना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी पड़ेगी इनसाइड में भी, आउटसाइड में भी, और इनका ग्राफ। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इनसाइड पोटेंशियल, आउटसाइड पोटेंशियल, फिर उसका ग्राफ। कितने पैरामीटर हो गए, 6। और लास्ट पैरामीटर है, इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे उस एनर्जी को भी बताना पड़ेगा। तो मुझे आपको 7 पैरामीटर तो इसमें आएंगे और 7 ही पैरामीटर इसमें आएंगे। कुल मिला के कितने पैरामीटर होंगे, 14। और अगर ये होते अलग अलग
तब कितने होते, 24 या उससे ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन ये एक ही चीज़ है। बुक में आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर सकता है वो किसी एक को लेके, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप कैसे भी वो बात कर ले आपसे, आप उसको सोल्व कर ही दोगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया। 7 पैरामीटर इसमें निकलेंगे। अब मैं इन तीनों के लिए आपको सोल्व करना चाहता हूँ, और इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। आज ही करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। चलो भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब मैं लेके चल रहा हूँ 3 को। 3 कौन कौन? होलो कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग। ये तीनों के तीनों ये तीनों पार्ट के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ वैल्यू को। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मान लिया मेरे पास एक होलो स्फीयर है। अब इनमें से कोई भी एक ले लो आप, जो कि मैंने ले लिया। आर रेडियस है भाई। अब बताओ चार्ज कहाँ मिलेगा? चार्ज मिलेगा इसकी आउटर सरफेस पे। और अगर ये स्फीयर है तो चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट तो इसके अंदर ले लिया, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो। एक पॉइंट मैंने बाहर ले लिया। अब मैं इनसाइड वाले पॉइंट को डील कर रहा हूँ पहले। जब मेरा आर डिस्टेंस कितना होगा, लेस देन आर, तब मैं बात करूँगा इनसाइड वाले पॉइंट के लिए। तो बताओ मुझे इस पॉइंट के लिए मुझे अगर इसको सोल्व करना होगा तो मुझे गॉसियन सरफेस लेके चलना पड़ेगा। सर गॉसियन सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो इस पॉइंट से पास करेगा और ये ऐसे आ जाएगा। मान लो ये कोई सरफेस मैंने, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर दो आप। अब एरिया एलिमेंट क्या होता है तो स्फेरिकल, तो ये बाहर जाएगा, इसका DA। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे E है बाहर की तरफ, तो एंगल लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जब मैं फ्लक्स की बात करूँगा तो फ्लक्स यानी कि गॉस लॉ अगर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो गॉस लॉ किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला E.dA इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व कर लिया मैंने, यह आ जाएगा EDA क्लोज सरफेस इक्वल टू Q एनक्लोज कितना है इसके अंदर। ये जो मैंने स्मॉल आर का गॉसियन सरफेस लिया, यहाँ पे कितना है एनक्लोज्ड चार्ज? वो तो सर 0 है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज तो बाहर है। तो इसका मतलब ये 0 बाई समथिंग आ जाएगा, इट विल बिकम 0। अब बताओ E इंटू ये एरिया कितना आ गया? 4πr² इक्वल टू 0 आ गया। अब एक बात बताओ, E और एरिया का प्रोडक्ट 0 आया है। अब एरिया तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एरिया तो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, ये तो एक रियल क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0 है तो E को 0 होना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज 0। तो ये जितने भी तीनों के तीनों केस हैं, अगर इनके मैं अंदर पॉइंट ले लूँ और उस पॉइंट पे क्या बताने लग जाऊँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आंख बंद करके क्या बोल दोगे आप? सर 0 आएगी। वो तो बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करता हूँ आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, B के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया बेटा ऐसे। ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा आउटसाइड के लिए। बना लोगे ना तुम? बोलो। तो ये गॉसियन सरफेस जब होगा तो मैंने इसका एरिया एलिमेंट ले लिया। मैं एक बार आपको अलग निकाल के बता ही देता हूँ। जैसे ये कोई स्फीयर था मेरे पास, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रेडियस इसकी R है। अब की बार जो मैंने स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया, वो आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो मैंने इससे होता हुआ क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक गॉसियन सरफेस। तो इसका मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया दोस्तों, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन होगी DA। और इस प्लस चार्ज की वजह से, मान लो प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो जब मैं फ्लक्स यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा E.dA इक्वल टू कितना है? Q एनक्लोज्ड। ये तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर एनक्लोज हो गया, तो इसका मतलब ये Q आ जाएगा और y में एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ये क्या लिखूँ? ये तो स्मॉल के लिए था,
क्या कर दूंगा पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट, और क्या होता है पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। आर कौन सा, ये वाला आर कि ये वाला आर, जितनी दूरी पे मैंने गॉसियन सरफेस लिया है वो वाला आर लेके चलना है। तो यानी कि Q/4πε0 आर का स्क्वायर। तो ई की डिपेंडेंसी कैसे आ जाएगी, 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बता दिया, आउटसाइड बता दिया। ग्राफ और देख लो एक बार आप। तो ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर r = r ले लूँ। और वैसे भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये जो आउटसाइड के लिए वैल्यू आई है ना, अगर मैं जस्ट आउटसाइड की बात करता हूँ, जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट आउटसाइड में r किसके इक्वल आ जाएगा, नियरली = r। तब मेरी e की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, KQ/r²। ध्यान रखना इसको, जस्ट आउटसाइड ये आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू है, अंदर तो e कितना आ गया, नो डाउट 0, बाहर e कैसे है सर, पैराबोलिक, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, KQ/r²। ये आ जाएगा दोस्तों इसका ग्राफ। बोलो प्यारे बच्चों, ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लिए, इनके लिए। अब मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि मैं पूरे पैरामीटर को ही बताना चाहता हूँ आपको। अब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ये जो मेरे पास होलोस्फीयर था, कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग है, इसका रेडियस अब मान लो r ले रखा है मैंने, ठीक है, ये सेंटर है। अब चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनना आप, ये तो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। दोनों के केस में चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, सरफेस पे मिलेगा। जो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब इन दोनों में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और सरफेस पे है, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, सेंटर पे सेम आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ पोटेंशियल किसका, सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, सी किसमें, होलो कंडक्टिंग के लिए, पोटेंशियल एट सी सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, दोनों के दोनों सेम आएगा। बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे इसको सोल्व करना है अंदर वाले पॉइंट के लिए, ए वाले पॉइंट के लिए। अब हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है इनसाइड में। अगर मैं r <r की बात कर रहा हूँ इनसाइड वाले के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया था, अभी मैंने प्रूव तो करवाया आपको। E कितना आया दोस्तों, सर 0 आ गया ही। तो अगर दोस्तों E 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है -dV/dr। ये रिलेशन होता है -k∆V। तो अगर किसी रीजन में E 0 है, दिस इम्प्लाइज V = कांस्टेंट। तो V वहाँ पे कांस्टेंट काउंट किया जाता है। और इसका मतलब अगर इसके पूरे के अंदर E 0 है तो इस पूरे के अंदर V क्या हो जाएगा, V तो कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो दोस्तों, तो ये जो 3 केस है ना, ये बिहेव करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस, जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ कितने किसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तो V@A आ जाएगी KQ/R, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। इसके हर पॉइंट पे वैल्यू क्या रहेगी, KQ/R। और जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो सरफेस पे V@ सरफेस किसके इक्वल आ जाएगी, KQ/ सरफेस की डिस्टेंस आ जाएगी R, ये आ जाएगा। तो ये था उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरे के अंदर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह रिएक्ट करती है। अब मैं बात करता हूँ आउटसाइड के लिए। किसके लिए दोस्तों, आउटसाइड के लिए। मान लो ये कोई स्फीयर था मेरे पास, ये कोई स्फीयर था, और अब इस पे चार्ज तो सरफेस पे मिलेगा ना आपको। तो सरफेस पे चार्ज है मेरा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब की बार मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ वाला, ये, तो इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताना। मान लो C पॉइंट ले लिया मैंने, तो क्या करूँगा, V@C।
अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है r, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा KQ/r। यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्फीयर बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। फॉर आउटसाइड पॉइंट ये जो तीनों स्फीयर हैं, स्फीयर इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और अब बता दो भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये भी आर ही आएगा दोस्तों, पूरे में कांस्टेंट आ गया। ये अगर मेरा पॉइंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गया ना, तो पोटेंशियल में जो डिस्टेंस होगी ना, वो उस चार्ज की डिस्टेंस काउंट की जाती है, पॉइंट की डिस्टेंस नहीं होती। पॉइंट की डिस्टेंस तब होती है जब वो पॉइंट उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर लाई करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें चार्ज कहाँ तक था, चार्ज तो इसमें r डिस्टेंस पे फैला हुआ है और मैंने पोटेंशियल निकालना है अंदर किसी स्मॉल r दूरी पे। अब ये जो r है ये तो इससे तो कम होगी ना, तो डिस्टेंस कौन सी लिखोगे इसमें आप, v तो कांस्टेंट हो गया। अब कौन सी डिस्टेंस लिखोगे, डिस्टेंस वो आएगी जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस आती है। पॉइंट की डिस्टेंस कब आएगी, जब पॉइंट मेरा उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर लाई करेगा, अंदर आ गया। अगर वो पॉइंट अंदर है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड में है, तो चार्ज की डिस्टेंस काउंट की जाती है जहाँ चार्ज बिखरा हुआ है वो दूरी। और अगर आउटसाइड है तो उसकी खुद की जो दूरी होगी, जिस डिस्टेंस पे वो पॉइंट रखा हुआ है, वहाँ से काउंट करेंगे इसको। कर लोगे ना दोस्तों, तो ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊँ तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। ये मान लो v है, ये मान लो r है। तो मान लो ये सरफेस है v, ये आ गया r इक्वल टू r। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो अंदर पोटेंशियल कितना है, अंदर तो सर कांस्टेंट था, कितना KQ/r, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बाहर जाएगा तो कैसे आ जाएगा, बाहर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा। ये पोटेंशियल का ग्राफ है सेपरेशन के साथ। देखो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बता दिए, 3 पोटेंशियल के, 6, एक और लास्ट बच गया। क्या बच गया, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। दोस्तों आया ना समझ में, पक्का। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो यार चैनल को प्लीज़। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क हम करते हैं ना, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है। और हम जो वर्क करते हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव के अपोजिट में करते हैं, अगेंस्ट में करते हैं। एक एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ। मान लो ये मेरे पास वो स्फीयर था, इन तीनों में से कोई भी एक, इन तीनों में से, जिसकी रेडियस r थी, होलो था। अब मेरे पास चार्ज है Q प्लस Q चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है तो मुझे उसको इस सरफेस पे लेके आना है। यहाँ से डिस्टेंस इन्फिनिटी है भाई, O से, और मुझे लेके आना है R डिस्टेंस पे। तो मेरी इनिशियल डिस्टेंस तो यहाँ से इन्फिनिटी है, फाइनल हो जाएगी मेरी R। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने क्या किया, अब मैं चार्ज को यहाँ पे लेके आऊँगा बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में। मैंने यहाँ वाले चार्ज को है ना ब्रेक कर दिया स्मॉल चार्ज में। तो मैं पहले लेके आया किसको, मैं लेके आया किसी स्मॉल Q चार्ज को। किसको लेके आया, Q चार्ज को। जब मैं इस पे Q चार्ज को लेके आया, अब इसका पोटेंशियल डेवलप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे Q चार्ज आया तो इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी K। चार्ज कितना आ चुका है इसके पास, KQ/R। ये पोटेंशियल बन गया दोस्तों, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोलते हैं ना, Q पे जाके dQ। अब Q चार्ज आ चुका है तो मुझे उसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा। Q चार्ज को लेके आने में मैंने कोई कार्य नहीं किया। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं था। वर्क डन कब काउंट होता है, जब हम किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तब हमारा वर्क वो काउंट होता है और उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे Q चार्ज आ चुका है, अब यहाँ पे Q चार्ज
आ चुका है। अब मैं लेके आया डी क्यू चार्ज को। किसको लेके आया? डी क्यू चार्ज को। अब अगर मैं इस डी क्यू चार्ज को लेके आऊँगा तो मुझे इसके पोटेंशियल को फेस करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो होता है। अब पोटेंशियल किसका? जो चार्ज पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है उसका। और लेके किसको आ रहे हैं? डी क्यू को। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब मैं डी क्यू को लेके आया तो मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मैं एक्सटर्नल हूँ। इक्वल टू क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिखूँगा डी क्यू इंटू वी, क्योंकि वी यहाँ का पोटेंशियल है, डी क्यू को मैं लेके आ रहा हूँ। क्लियर है ना दोस्तों? चलो, तो डी डब्ल्यू यानी कि स्मॉल डी डब्ल्यू किसने किया? एक्सटर्नल ने। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू। बोलो दोस्तों, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? के क्यू बाई आर, वी की वैल्यू पुट कर दी और ये आ जाएगा डी क्यू। अब क्या कर दूंगा इसको पूरे के लिए? इंटीग्रेट। और लिमिट बताओ क्या है? इनिशियली कितनी थी? इन्फिनिटी। फाइनल कितनी है? आर। तो इन्फिनिटी से मैं इसको आर लेके आ। रेंज देखो आप, रेंज कहाँ से कहाँ लेके आ रहा हूँ मैं? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन था ये कंप्लीट आ जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? के बाई आर मैंने बाहर निकाल दिया, क्यू स्क्वेयर बाई 2। बोलो दोस्तों, क्यू स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा। अरे यार, ये लिमिट तो चार्ज के रिस्पेक्ट में थी ना, तो चार्ज कितना? चार्ज की लिमिट आएगी 0 टू क्यू, नोट दैट। अरे चार्ज के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं ना। मैं तोड़ को किसको लेके आ रहा हूँ? चार्ज को। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्यू स्क्वेयर बाई 2 और लिमिट क्या रखूँ? 0 टू क्यू। तो बताओ, तो वर्क डन जो मैंने किया वो किस में चला गया? वही तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, डेल्टा यू में चला गया। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो क्या लिखो दोस्तों? के क्यू स्क्वेयर बाई 2r। और ये एनर्जी कहाँ से कहाँ है? u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये आ जाएगी। और इनिशियल मेरा पॉइंट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो इसका मतलब u फाइनल किसके इक्वल आ गई? के क्यू स्क्वेयर बाई 2r। और ये जो एनर्जी आई है ना, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जो एनर्जी बनेगी ना इसकी, वो किसके इक्वल आएगी? वो आएगी के क्यू स्क्वेयर बाई 2r। और इसकी रेंज क्या होगी? r से लेके इन्फिनिटी तक। ये होती है दोस्तों इसकी एनर्जी। किसकी एनर्जी? इन तीनों केसी की, होलो कंडक्टिंग की, सॉलिड कंडक्टिंग की या होलो नॉन कंडक्टिंग की। ये है भाई, आ रहा है ना समझ में? अभी मैं सेकंड वाले केस को लेके आ रहा हूँ, या इसे आज चलो मैं सेकंड वाले केस को अभी ही लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और सारे पैरामीटर उसके भी बता दूंगा मैं आपको। अभी जो मैंने आपको बताया है ना, एक बार इसको क्विक रिवाइज करते हैं जल्दी से। बताओ, ये है तीनों में से, मैं तीनों की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। इन तीनों में से देखो मैंने ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0। बी पे कितना आएगा? जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा है ये, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये बिल्कुल आउटसाइड में आ जाएगा, तो कितना आएगा? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वेयर। और ग्राफ कैसे बनाऊं दोस्तों? ग्राफ बता चुका हूं मैंने, बनाया था आपके लिए। बताओ ई में और उसमें कैसे ग्राफ बनेगा? ई में ऐसे ग्राफ बनेगा। बोलो दोस्तों, ये आ जाएगा। वी ए किसके इक्वल है? ये तो कांस्टेंट होता है, के क्यू बाई आर। सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? के क्यू बाई आर। आउटसाइड में कितना है? के क्यू बाई स्मॉल आर। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा। अरे बोलो दोस्तों, के क्यू बाई आर, और ये वी इनवर्सली विद आर, ये वी है और ये आर है। ये है दोस्तों इन तीनों के केस के लिए। मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया ना दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। इसके लिए अलग से वो सातों के सातों पैरामीटर आपको बताना चाहूँगा मैं। कौन कौन से सातों? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई।
ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा एक एक बात को, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए थैंक यू सो मच।